नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आगे बढ़ने के लिए वैशाली ने कैसे समझौता किया। वेल्लूर से कोलकाता वापस आकर राजीव सीधे घर न जाकर एयरपोर्ट से ऑफिस आ गया था। उसे बॉस का आदेश था कि कर्मचारियों की सारी पेमेंट आज ही करनी है। पिछले कई दिनों से उसके ऑफिस में काफ़ी गड़बड़ी चल रही थी। अपने बॉस अमन की गैर मौजूदगी में सारा प्रबंध राजीव ही देखता था। कर्मचारियों को भुगतान पूरा करने के बाद राजीव ने तसल्ली से कई दिनों की पड़ी डाक छाँटी। फिर थोड़ा आराम करने की मुद्रा में वह आराम कुर्सी पर ही निढाल सा लेट गया। राजीव ने आंखें बंद की तो पिछले दिनों की तमाम घटनाएं एक के बाद एक उसे याद आने लगी। उसे काफ़ी सुकून मिला। वैशाली को अचानक आए स्ट्रोक के कारण उसे आनन फानन में वेलूर से जाना पड़ा था। कई तरह के टेस्ट बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में सलाह कर कई हफ्तों की जदोजहद के बाद यह नतीजा निकाला कि अब वैशाली अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए संपदनहीन हो चुका था। वह व्हील चेयर की मोहताज हो गई थी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर राजीव का दिल हाहाकार हो उठा, क्योंकि अब उसका वैवाहिक जीवन अंधकार में हो गया था। एक तरफ वैशाली असहाय सी अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में थी, दूसरी तरफ राजीव को अपनी कोई सूध-बूध ना थी। कभी खाता कभी नहीं खाता। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी वैशाली इसके आगे उसका संज्ञान शून्य दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। मोबाइल बजने से उसकी सोच को दिशा मिली। लंदन से बॉस अमन का फ़ोन था। वैशाली के बारे में पूछ रहे थे कि वह कैसी है। डॉक्टर सुरजीत से बात हुई। वह तो ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। अमन बोले, हाँ, उनको भी सारी रिपोर्ट दिखाई थी मैंने। अभी डॉक्टर अभिजीत से भी बात की थी। उन्होंने भी सारी रिपोर्ट देखकर कहा कि ट्रीटमेंट ठीक ही चल रहा है। पार्किंसन का भी कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है। जीते जी इंसान को मारा तो नहीं जा सकता। जब तक सांस है तब तक आस है। जी सर। अपने बॉस अमन से बात करने के बाद राजीव का मन और भी खट्टा हो गया। घर लौटकर कपड़े भी नहीं बदले अपने बेडरूम में आकर लेट गया। माँ ने खाने के लिए पूछा तो मना कर दिया। बाबूजी नन्ही श्रेया को सुला रहे थे। आकर पूछा, बेटा अब कैसी है वैशाली? कुछ उम्मीद राजीव ने ना की मुद्रा में गर्दन हिला दी तो बाबूजी गमगीन से वापस चले गए। राजीव के मान सपटल पर वैशाली के साथ की गई मधुर यादें चलचित्र की तरह चलने लगी। उस दिन एमबीए का सेमिनार था। राजीव को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वह सेमिनार हॉल में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा था। इतने में ऊपर से आती जिस लड़की से टकराया तो अपने को संभाल नहीं सका और जनाब चारों खाने चित लड़की ने रेलिंग पकड़ ली थी, इसलिए गिरने से बच गई। पर राजीव लुढ़कता चला गया। वह तो शुक्र था कि अभी 5-6 सीढ़ियां ही वह चढ़ा था, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। लड़की ने उसके सारे बिखरे पेपर समेटकर उसे दिए तो राजीव अपलक सा उस वीनस की मूर्ति को देखता ही रह गया। उसका ध्यान तब टूटा जब लड़की ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा। औपचारिकता में धन्यवाद देकर राजीव सेमिनार हॉल की ओर चल दिया। सेमिनार के दौरान दोनों नायक नायिका बन गए। सेमिनार के बाद राजीव उस लड़की से मिला तो पता चला कि जिस मूर्ति से वह टकराया था उसका नाम वैशाली है। राजीव का फाइनल ईयर था तो वैशाली धीरे 2-4 महीने ही उससे पीछे थी। एक ही पढ़ाई, एक जैसी सोच, रोज रोज का मिलना, एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कस्में वादे, एक साथ खाना, एक ही कुल्हड़ में चाय पीना, प्रोफेसरों के नकले उतारना, बरसात में भीगकर भुट्टे खाना उनकी दिनचर्या बन गई। एक बार गोलगप्पे खाते वक्त वैशाली की नाक बहने लगी थी तो राजीव बहुत हंसा। तब वैशाली बोली, खुद तो मिर्ची खाते नहीं, कोई दूसरा खाता है तो तुम्हारे पेट में जलन क्यों होती है? अरे अपनी शक्ल तो देखो, ज़्यादा तीखी मिर्ची की वजह से तुम्हारी नाक बह रही है, तो पोंछ दो ना। वैशाली
ठुनक कर बोली और अपना रुमाल लेकर सचमुच राजीव ने वैशाली की नाक साफ कर दी। पढ़ाई खत्म होते ही राजीव ने तपस्या के लेदर की निजी कंपनी में सहायक के रूप में कार्यभार संभाल लिया और वैशाली को भी एक प्राइवेट फर्म में सलाहकार के पद पर नियुक्ति मिल गई। सुंदर तीखे नैननक्श की रूपसी वैशाली पर सारा स्टाफ फिदा था, पर वह दुल्हन बनी राजीव की। मधुमास कब दिनों और महीनों में गुजर गया पता ही नहीं चला। वैशाली अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थी। उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया। गाड़ी, फ्लैट सब कंपनी की ओर से मिल गया। इधर राजीव का भी प्रमोशन हुआ, उसे भी तपस्या में ही फ्लैट और गाड़ी दी गई। अब दिक्कत यह थी कि वैशाली का डलहौजी ट्रांसफ़र हो गया था। सुबह की चाय पीते समय वैशाली बुझी बुझी सी थी। प्रमोशन की कोई खुशी नहीं थी। उसने राजीव से पूछा, राजीव, हम डलहौजी कब शिफ्ट होंगे? हम दोनों अलग कैसे रहेंगे? नौकरी करनी है तो रहना ही पड़ेगा, राजीव बोला। राजीव, यह मेरे कैरियर का सवाल है। वह तो ठीक है, राजीव बोला, पर वहाँ के सीनियर स्टाफ के साथ तुम कैसे मिक्स हो पाओगी? मजबूरी है और कोई चारा भी तो नहीं है। राजीव चाय पीते पीते कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तपस्या से डलहौजी बहुत दूर है। दोनों का सारा समय तो आने जाने में ही व्यतीत हो जाएगा। मुझे एक आइडिया आया। बोलो, मंजूर है? जरा बताओ तो सही। बड़ी बड़ी आंखें उठाकर वैशाली बोली, देखो, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से मेरे बॉस बहुत प्रभावित हैं। वह तो तुम्हें कितनी बार अपनी फर्म में तुम्हें ज्वाइन कराने के लिए कह चुके हैं, पर अचानक तुम्हारा प्रमोशन होने से बात दब गई। ज़रा सोचो, अगर तुम हमारी फर्म को ज्वाइन कर लेती हो तो कितना अच्छा होगा। हमारा सीनियर स्टाफ का जो फोबिया है उससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वैशाली कुछ सोचने लगी तो राजीव फिर बोला, इसी बहाने हम पति पत्नी एक साथ कुछ एक पल बिता सकेंगे और तुम्हारा कैरियर भी हैम्पर नहीं होगा। अब सोचो मत, कुछ भी हो, कोई भी कारण दिखाकर वहाँ की नौकरी से त्यागपत्र दे दो। वैशाली ने तपस्या में मार्केटिंग मैनेजर का पद संभाल लिया। बॉस निश्चित होकर महीनों विदेश में रहते। अब तो दोनों फर्म के सर्वे सर्वा से ही हो गए। 6 महीने में ही लेदर मार्केट में अमन अंसारी की कंपनी का नाम नया नहीं रह गया। उनके बनाए लेदर के बैग, बेल्ट, पर्स आदि की मार्केटिंग का सारा काम वैशाली देखती तो सेल परचेज का काम राजीव देखते देखते अब कंपनी काफ़ी मुनाफे में चल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की ज़िंदगी में कोई तमन्ना बाकी नहीं रही थी। 2 साल यूं ही बाद बीत गए। सुख के बाद दुख तो आता ही है। वैशाली को मार्केटिंग मैनेजर होने की वजह से कभी मुंबई, दिल्ली, जयपुर तो कभी विदेश का भी टूर लगाना पड़ता था। 2-3 बार तो राजीव व वैशाली यूरोप के टूर पर साथ साथ गए, फिर ज़रूरत के हिसाब से जाने लगे। इसी बीच कंपनी के मालिक अमन अंसारी लंदन का सारा काम कोलकाता शिफ्ट करके तपस्या के गेस्ट हाउस में रहने लगे। पता नहीं कब कैसे वैशाली राजीव से कटी कटी सी रहने लगी। कई बार वैशाली को बॉस के साथ काम की वजह से बाहर जाना पड़ता। राजीव छोटी सोच का नहीं था, पर धीरे धीरे दबे पांव बॉस के साथ बढ़ती नज़दीकियां और अपने प्रति बढ़ती दूरियां देख हकीकत को वह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। उस दिन शाम को वैशाली को बैग तैयार करते देख राजीव ने पूछा, कहाँ जा रही हो? स्टेशन के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन 2-3 दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें तो छुट्टी लेकर डॉक्टर स्नेहा को दिखाने की बात तो बीच में ही काट कर वैशाली उखड़ कर बोली, तबीयत का क्या, मामूली हरारत है। काम ज़्यादा ज़रूरी है, रुपया से ज़्यादा हमारी फर्म के प्रतिष्ठा की बात है। वर्षों से मिलता आया टेंडर अगर हमारी प्रतिद्वंदी फर्म को मिल गया तो हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़रा सी लापरवाही से अमन जी को तकलीफ़ पहुँचे। दिल्ली से आने के बाद वैशाली काफ़ी चुप रहती है। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को राजीव ने बहुत करीब से महसूस किया। इसी बीच वैशाली की वर्षों की मां बनने की साथ भी पूरी हुई। बड़ी प्यारी सी बच्ची को उसने जन्म दिया। श्रेया अभी 2 महीने की हुई भी तो उसे सास के सहारे छोड़ वैशाली ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। वैशाली, अभी श्रेया छोटी है,
उसे तुम्हारी ज़रूरत है। राजीव के यह कहने पर वैशाली तपाक से बोली, ऑफिस को भी तो मेरी ज़रूरत है। देर से आना, सुबह जल्दी निकल जाना। काम के बोझ से वैशाली के स्वभाव में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया था, लेकिन उसकी सुंदरता बरकरार थी। एक दिन आधी रात को यह गलत है, यह गलत है कहकर वैशाली चीख उठी। वह पूरी पसीने से नहाई हुई थी, मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जोर जोर से छाती को पकड़कर हाँफ रही थी। राजीव घबरा गया। क्या हुआ वैशाली, ऐसे क्यों कर रही हो? क्या गलत है, बताओ मुझे। वैशाली उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसका ब्रेन का सेरेब्रल अटैक था, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक भी कह सकते हैं। कई दिनों तक वह आईसीयू में भर्ती रही। अमन ने पानी की तरह रुपए खर्च किया, डॉक्टरों की लाइन लगा दी। वैशाली के शरीर का दायां हिस्सा जो अटैक से बेकार हो गया था, धीरे धीरे विशेषज्ञ डॉक्टरों व फिजियोथेरेपी की देखरेख में ठीक होने लगा। अरे, आज तो तुमने श्रेया को भी गोद में उठा लिया, राजीव बोला तो हाँ कहकर वैशाली नजरें चुराने लगी। यानी कोई फांस थी जिसे वह निकाल नहीं पा रही थी। राजीव वैशाली से बहुत प्यार करता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ता। वेलूर से जाकर महीनों इलाज चला, डॉक्टर की फीस, इलाज आदि सभी खर्चों में बॉस ने कोई कमी नहीं रखी। राजीव का आत्मसम्मान आहत तो होता था, पर वैशाली को बिना इलाज के यूं ही तो नहीं छोड़ सकता था। इतनी बार सोचा कि अब यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी कर लूँगा, लेकिन लेदर उद्योग में अमन अंसारी का इतना दबदबा था कि उनके मुलाजिम को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपनी फर्म में रख कर उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए भी राजीव के हाथ बंधे थे। आंखों से सब कुछ देखते हुए वह खामोश था। श्रेया अपनी दादी के पास ज़्यादा रहती थी, इसलिए वह उन्हें ही माँ कहती। दवा और परहेज से वैशाली अब सामान्य जीवन जीने लगी। उसके ठीक होने पर बॉस ने पार्टी दी। इसे ना चाहते हुए भी राजीव ने बॉस का एक और एहसान मान लिया। अपने कुलीग के तीखे व्यंग्यन सुनकर उसके बदन पर सैकड़ों चींटियां सी रेंग गई थी। उस पार्टी में वैशाली ने गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिस पर सिल्वर कलर के बेलबूटे जड़े थे। उस पर गले में हीरो का जगमगाता नेकलेस उसके रूप में और भी चार चांद लगा रहा था। सब मंत्रमुग्ध आंखों से वैशाली के रूप राशि को, यौवन से भरे शरीर को देख रहे थे और दबे दबे स्वर में खिल्ली भी उड़ा रहे थे कि क्या नसीब वाला है मैनेजर बाबू, इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शर्म से गड़ा राजीव अमन अंसारी के बगल में खड़ी अपनी पत्नी को अपलक देख रहा था। अब तुम घर पर रहो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया को संभालो। माँ बाबा अब उसे नहीं संभाल सकते। अब वह बहुत चंचल हो गई है। वैशाली बिना नानुकुर किए राजीव की बात मान गई तो सोचा बॉस से बात करूँगा। एक दिन अमन जी ने पूछ लिया, अरे राजीव, मेरी मार्केटिंग मैनेजर को कब तक तुम घर में बैठाकर रखोगे? सर, मैं नहीं चाहता कि अब वैशाली नौकरी करे। उसका घर पर रहकर श्रेया को संभालना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? अमन थोड़े घबरा गए, फिर संभल कर बोले, राजीव, मैंने तो तुम्हारे लिए मुंबई वाला प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस बार सोचा कि तुम्हें भेजूंगा, पर सर, वैशाली व श्रेया को ऐसी हालत में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वह धीरे से बोला, नहीं सर, मैं नहीं जा सकूंगा। देख लो, मैं तुम्हारे घर की परिस्थितियों से अवगत हूँ, सब समझता हूँ और मुझे बहुत दुख है। मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारे परिवार के लिए करूँगा यार। मैं ही चला जाता हूँ, पर मेरे माता पिता हज करने जा रहे हैं, इसलिए मेरा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। नौकरी का सवाल था, मना नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद बाबा का फ़ोन आया कि वैशाली ऑफिस जाने लगी है। देर रात भी लौटी। राजीव ने बात करनी चाहिए तो अपना मोबाइल नहीं उठाया। दोबारा किया तो स्विच ऑफ मिला। लौट कर राजीव ने पूछा, वैशाली, मैंने तुम्हें काम पर जाने के लिए मना किया था,
मेरा घर बैठे मन नहीं लग रहा था। वैशाली का संक्षिप्त सा उत्तर था। राजीव की समझ में नहीं आ रहा था कि अमन अंसारी की चंगुल से कैसे वह वैशाली को छुड़ाए। आज वह मान रहा था कि पत्नी को अपनी फर्म में रखवाना उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा आज वह भुगत रहा है। उसे यह सोचकर बहुत अजीब लगता कि साल्टलेक के अपने आलीशान बंगले को छोड़कर अमन जी जब तब गेस्ट हाउस में कैसे पड़े रहते हैं। सुना था कि उनकी बीवी उन्हें 2 महीने में ही तलाक देकर अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई थी। कारण जो भी रहा हो, यह बात तो साफ थी कि अमन एक दिलफेक तबीयत का आदमी है। वैशाली का जो व्यवहार था वह दिन अजीब सा होता जा रहा था। कभी वह रोती तो कभी पागलों की तरह हंसती। उसकी ऐसी हालत देखकर राजीव उसे समझाता, वैशाली तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं, पर प्लीज़ दिल पर बोझ मत लो। तब वह राजीव के सीने से लगकर सिसक पड़ी, जैसे लगता कि वह आत्मग्लानि की आग में जल रही हो। राजीव की समझ में नहीं आ रहा था कि वह पत्नी को कैसे समझाए कि वह जिस हालत में मारी है वह गुनाह किसी और ने किया और सजा उसे मिली। अपने ही ख्यालों में उलझा राजीव हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके मोबाइल पर घर का नंबर आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो माँ ने कहा, बेटा वैशाली बाथरूम में गिर गई, अस्पताल में भर्ती किया तो पता चला कि फिर मेजर स्ट्रोक आया है। यहाँ कोलकाता के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तब उसे दोबारा वेल्लोर ले जाना पड़ा। बॉस अमन अंसारी भी साथ गए। इस बार भी सारा खर्चा उन्होंने किया। राजीव के पास जितनी जमा पूंजी थी वह सब कोलकाता में ही लग चुकी थी। क्या करता? इलाज भी करवाना जरूरी था। वह अपनी आंखों के सामने वैशाली को बिना इलाज के मरते भी तो नहीं देख सकता था। बिना पैसे के वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ना उसके पास सिफारिश थी ना पैसा। आजकल बात बात पर पैसे की जरूरत पड़ती है। लाखों रुपए इलाज में लगे। 2 महीने से वैशाली वेलूर से आई सीयू में थी, जिसका रोज का खर्चा हजारों में पड़ता था। डॉक्टरों की विजिट फीस, आने जाने का किराया, कहाँ तक वह चुका था। इसलिए पैसे की खातिर राजीव ने अपनी वैशाली के लिए हालत से समझौता कर लिया। इसको स्वीकार करने के में कोई हिचक महसूस नहीं होती। अब वह तो वैशाली बेड पर पड़ी जिंदा लाश थी, जो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें सब बता गई जो वह मुंह से ना कह सकी। राजीव रो पड़ा था। मन करता था कि जाकर अमन को गोली मारकर जेल चला जाए, पर वही मजबूरियां एक आम आदमी होने की सजा भोग रहा था। वैशाली के शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो चुका था, लेकिन राजीव ने तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है, करता है और ताउम्र प्यार करता रहेगा। उससे कैसे नफरत करें। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।